हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 3, जो कि है हमारी क्लास 6 कक्षा सेवन्थ की एनसीईआरटी का ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम है हमारी बदलती पृथ्वी। देखो, अब तक हम 2 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं क्लास सेवन्थ की ज्योग्राफी एनसीईआरटी का। अभी हम तीसरा चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं। देखो बच्चों, जैसा कि हम लास्ट चैप्टर में पढ़े थे, आपको याद हो तो मैंने पृथ्वी के अंदर, हमारी पृथ्वी के अंदर क्या क्या है जो मैंने आपको बताया था कि आंतरिक करोड़ है, मेंटल है, परपटी है। और परपटी में महासागरीय संहति और महाद्वीपीय संहति के बारे में बताया था। मेंटल कहाँ तक है ये मैंने बताया था, और आंतरिक करोड़ में क्या पाया जाता है, निकल प्लस फेरस, ये आपको बताया था। ठीक है, ये सब मैंने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। ठीक है, और इनको डिटेल में हमने पढ़ा था। तो अगर आपने मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा है तो दोस्तों आप मेरा पिछला वीडियो देखिएगा और उसमें आपको ये चीजें समझ में आएंगी। अभी हमारा चैप्टर नंबर 3 है, जिसका नाम है हमारी बदलती पृथ्वी। ठीक है, अभी हम इसके बारे में पढ़ेंगे, जिसमें कुछ प्लेट्स के बारे में पढ़ेंगे, प्लेटों की गतियों के बारे में पढ़ेंगे, भूकंप कैसे बनते हैं, ज्वालामुखी, ये सब हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। दोस्तों, इस चैप्टर में आप देखेंगे ये सब हम पढ़ने वाले हैं कि जो पृथ्वी में कौन कौन से गतियां होती हैं जो अंतर्जनित बलों के कारण होती हैं और बहिर्जनित बलों के कारण होती हैं। जैसे ये ज्वालामुखी कैसे बन रहा है, इसकी उत्पत्ति, और भूकंप कैसे आते हैं, इस सब के बारे में हम इसमें पढ़ने वाले हैं। भूकंप में कौन कौन सी तरंगें होती हैं, ठीक है, ये सब हम इसमें चैप्टर में पढ़ने वाले हैं दोस्तों। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो दोस्तों चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि हमारे चैनल पे हमने क्या किया, एनसीईआरटी सीरीज स्टार्ट की है, जिसमें हम सारे वीडियोज, सारे एनसीईआरटी को 1 बाय 1 कवर कर रहे हैं, क्लास 6 से लेकर 10 तक। क्लास 6 की मैं कंप्लीट एनसीईआरटी अपने चैनल पे अपलोड कर चुका हूं, आप देख सकते हैं। अभी मैं क्लास 7 की एनसीईआरटी करा रहा हूं। तो दोस्तों, अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, चैप्टर नंबर 3, हमारी बदलती पृथ्वी। देखो, जो हमारा स्थल मंडल है, स्थल मंडल क्या है, अनेक प्लेटों में विभाजित है, जिन्हें कहते हैं स्थल मंडलीय प्लेट, स्थल मंडलीय प्लेट। तो देखो बच्चों, आपको शायद मैंने क्लास 6 में पढ़ाया था कि 6 या शायद 7 जो है वो मेन प्लेट्स हैं हमारी पृथ्वी, जिसपे जो मेन प्लेट्स पाई जाती हैं वो 7 प्लेट्स हैं। ठीक है, तो देखो होता क्या है कि एक्चुअली है क्या कि देखो, हमारे पृथ्वी में अंदर क्या है, मैग्मा है, जो मेंटल है ना, आपने पढ़ा था ना। पहले तो आंतरिक क्रोड़ है, पिछले चैप्टर में आपने पढ़ा था। आंतरिक क्रोड़ के ऊपर क्या है, मेंटल है। ठीक है, और मेंटल के ऊपर एक ठोस परपटी है। जो सबसे ऊपर की परत है वो क्या है, परपटी, जो सबसे पतली परत है। ठीक है, जिसपे हम रहते हैं। ठीक है, ये जो परत है ना, ये मेंटल के ऊपर क्या तैरती रहती है। तो इसमें क्या प्लेट्स हैं, ये इन्हीं को क्या बोलते हैं, स्थल मंडलीय प्लेट्स बोलते हैं। इसमें मेनली 7 मेजर प्लेट्स हैं, यानी कि 7 क्या है, बड़ी प्लेट्स, जिनको मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। ये वाली जो प्लेट्स हैं, देखो बच्चों, ये देखोगे आप, इसमें जो मेन प्लेट्स हैं ये है, ये एक तो यूरेशियन प्लेट्स है, एक अफ्रीकन प्लेट है, एक नॉर्थ अमेरिका एरिया ऊपर वाली, ये साउथ अमेरिका प्लेट है, ये पैसिफिक प्लेट है, और एक अंटार्कटिक प्लेट है, और ये हो गई आपकी ऑस्ट्रेलियन प्लेट। तो ये 7 जो है बड़ी बड़ी प्लेट है। कौन कौन सी, यूरेशियन, अफ्रीकन, नॉर्थ अमेरिकन, साउथ अमेरिकन, पैसिफिक, अंटार्कटिक और ऑस्ट्रेलियन। ये क्या है, मेजर प्लेट्स है। उसके अलावा छोटी छोटी बहुत सारी प्लेट है, जैसे इंडियन प्लेट, अरबियन प्लेट, फिलीपींस प्लेट, ठीक है, नाजका प्लेट, नजाका प्लेट, नाजका जो बोलते हैं जिसको भी। तो ये सारी जो प्लेट्स हैं, ये क्या छोटी छोटी प्लेट्स हैं। इनके बारे में आप आगे जाके पढ़ोगे, जब हम भूकंप को डिटेल में पढ़ेंगे ना, तो आप इन प्लेट्स को पढ़ोगे, या कैसे कैसे इसकी उत्पत्ति हुई है, ये प्लेट्सों के टकराने से भूकंप बनते हैं। भूकंप आते कैसे हैं, जब ये प्लेट्स जो होती हैं, जैसे आप ये सोचो कि मैग्मा है, मैग्मा मतलब ऐसे सोचो कि इसे पानी में भरा हुआ है, उसके ऊपर क्या है, प्लेट्स तैर रही हैं। जब प्लेट्स एक दूसरे के पास जाएंगी, ठीक है, और टकराएंगी जैसे, तो वहां पे क्या, वो कंपन होगा, उसकी वजह से क्या होता है बच्चों, भूकंप जनरेट होते हैं। ठीक है, प्लेटों के टकराने से ही वहां पे क्या, ज्वालामुखी भी बन जाते हैं कभी कभी। तो ये क्या है कि प्लेटों की जो गतियां होती हैं, उनकी वजह से कभी कभी क्या होते हैं, विनाशकारी चीजें होती हैं, और कभी कभी निर्माणकारी भी चीजें होती हैं। जैसे विनाशकारी तो हो गई, जैसे भूकंप आ गए। निर्माणकारी क्या होंगे कि जैसे एक प्लेट आई, दूसरी प्लेट के नीचे धस गई, तो उससे क्या होगा, ये प्लेट ऊपर उठती जाएगी, तो क्या बन जाएगा बच्चों, पर्वत बन जाएगा। तो ये सब हम आने वाले वीडियोज में हम डिस्कस करेंगे इन सब के बारे में डिटेल में। आपको केवल मुझे यहाँ पे ये बताना था कि कौन कौन सी स्थल मंडलीय प्लेटें हैं। तो बच्चों, आप याद रखोगे 7 स्थल मंडलीय प्लेटें हैं। आप मेरे साथ बोलिए, यूरेशियन, अफ्रीकन, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिकन, पैसिफिक, और आपकी अंटार्कटिक और ऑस्ट्रेलियन। ये सारी क्या है, हमारी 7 प्लेटें हैं। ठीक है, महासागरीय प्लेटें। अब हम अपने चैप्टर पे आते हैं। तो आपको स्थलीय मंडलीय प्लेटें पता चल गई, क्योंकि ये स्थल मंडलीय प्लेटों के बारे में पता चला। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा बच्चों कि ये प्लेटें जो हैं हमेशा धीमी गति से चारों तरफ घूमती रहती हैं। चारों तरफ ये घूमती रहती हैं धीमी गति से। भाई आपका मैग्मा भरा हुआ है, ठीक है, गर्म लावा है, मैग्मा है, उसके ऊपर ये प्लेटें क्या तैरती रहती है, घूमती रहती हैं। प्रत्येक वर्ष केवल कुछ मिलीमीटर के लगभग, लेकिन कितना सा घूम रहे हैं, अभी मैं सोचो कि एक ही दिन में बहुत कुछ चली जाएंगे, एक साल में कुछ मिलीमीटर के बराबर जाती हैं। और पृथ्वी के अंदर
पिघले हुए मैग्मा में होने वाली गति के कारण ऐसा होता है। जो पृथ्वी के अंदर जो पिघला हुआ मैग्मा है ना, उसमें गति होती है और प्लेटें उसके ऊपर तैर रही हैं। जब मैग्मा में गति होगी तो क्या होगा, ये प्लेटें भी धीरे धीरे मूव करती हैं। पृथ्वी के अंदर जो पिघला हुआ मैग्मा है वो एक वृत्तीय रूप में घूमता रहता है, जैसा कि क्रियाकलाप में दिखाया गया है। क्रियाकलाप में आप इसको पढ़िएगा। इसमें क्या है कि ऐसे एक पानी डाल दिया गया है, गर्म बीकर में गर्म पानी डाल दिया गया, उसको गर्म किया गया है और उसके ऊपर एक कागज की कोली रख दी गई है। तो जब पानी है जब गर्म होगा तो पानी में जैसे भाप उठेगी तो ऐसे ही वो गोली भी ऊपर उठेगी, फिर नीचे बैठेगी। ये क्रियाकलाप में बताया गया है। देखो बच्चों, तो आपको ये समझ में आ गया कि प्लेटों में गति क्यों होती है, क्योंकि मैग्मा में गति होती है और कुछ मिलीमीटर के बराबर होती है। और कौन कौन सी स्थलमंडलीय प्लेटें हैं, 7 जो है आपकी मेजर जो बड़ी स्थलमंडलीय प्लेटें हैं वो मैंने आपको बता दी हैं। प्लेटों की इस गति के कारण, और प्लेटों में गति क्यों होती है, क्योंकि मैग्मा में गति होती है। जब मैग्मा घूमता है तो प्लेटें भी उसके साथ में मूव करती है। प्लेटों की इस गति के कारण पृथ्वी की सतह पर क्या होता है बच्चों, परिवर्तन होता है। और पृथ्वी की गति को उन बलों के आधार पर विभाजित किया गया है जिनके कारण ये गतियां उत्पन्न होती है। तो ये जो गतियां उत्पन्न हो रही हैं उसके आधार पर ही पृथ्वी की गति को क्या किया गया बच्चों, विभाजित किया गया है। तो देखो, जो बल, ये जो बल है वो कौन कौन से हैं, 2 प्रकार के हैं। जो बल पृथ्वी के आंतरिक भाग में घटित होते हैं उन्हें बोलते हैं हम अंतर्जनित बल, यानी एंडोजेनिक फोर्स। यानी जो अंदर की तरफ, जो पृथ्वी के आंतरिक भाग में, जैसे हमने पिछली क्लास में क्या पढ़ा था, जो अंतर्वेदी जो पढ़े थे ना, सेल, प्राथमिक सेल जो पढ़ी थी, अंतर्वेदी आग्नेय सेल, जो अंदर की तरफ बन रही है वो अंतर्वेदी, और जो बाहर की तरफ बन रही है वो जो आग्नेय सेल वो बाहर आके जमा हो रहा है, द्रवित मैग्मा जो जमा हो रहा है वो क्या, कौन सी सेल होगी बच्चों, बहिर्वेदी। ऐसे यहाँ पे जो पृथ्वी के अंदर आंतरिक भाग में जो बल उत्पन्न हो रहे हैं उनको बोलते हैं अंतर्जनित बल। और जो बल पृथ्वी की सतह पे आके उत्पन्न हो रहे हैं, यानी पृथ्वी की सतह पे आके उत्पन्न हो रहे हैं, उन्हें क्या बोलते हैं बच्चों, बहिर्जनक बल। तो आपको अंतर्जनित बल और बहिर्जनक बल समझ में आ गया। बहिर्जनक को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एक्सोजेनिक फोर्स। अब जो अंतर्जनित बल है, जो पृथ्वी के अंदर की तरफ उत्पन्न हो रहे हैं, अंदर पैदा हो रहे हैं, उनके कारण क्या होगा कि जो अंतर्जनित बल है उनके कारण जो गति होगी वो आकस्मिक गति होगी, अंदर की साइड से गति होगी। तो अंतर्जनित बल कभी आकस्मिक गति उत्पन्न करते हैं तो कभी धीमी गति। तो आकस्मिक गति कैसे होगी, जैसे भूकंप आएगा, जैसे अंदर की तरफ जो अंतर्जनित बल है उसकी वजह से क्या होगा, प्लेट से क्या होंगी, जैसे एक से एक प्लेट एक दूसरे की तरफ टकराई और वहां पे अंतर्जनित बल के कारण ये टकरा रही है और टकराई, तो उनमें जो गति होगी वो आकस्मिक गति होगी। और इस तरह की गति को क्या बोला जाएगा, उसकी गति से क्या क्या बनेंगे, भूकंप बनेंगे और ज्वालामुखी। तो भूकंप और ज्वालामुखी जैसी आकस्मिक गति के कारण पृथ्वी की सतह पर क्या होती है बच्चों, हानि होती है। तो आप तो ये जानते हैं ना, भूकंप और ज्वालामुखी आते हैं तो पृथ्वी की सतह पर क्या होती है, हानि होती है ना। तो ये नहीं, विनाशकारी परिवर्तन होते हैं, ठीक है। अब देखो बच्चों, पृथ्वी की गतियां, तो पृथ्वी की गतियों में 2 बल हो गए, एक हो गए अंतर्जनित बल और एक हो गए बहिर्जनित बल। यानी पृथ्वी की गतियां जो है वो किसके आधार पर बांटी गई हैं, बलों के आधार पर। एक अंतर्जनित बल हो गए जो अंदर की साइड में होते हैं, उत्पन्न होते हैं, और जो बहिर्जनित बल हो गए जो बाहर उत्पन्न होते हैं। अंतर्जनित बलों में आकस्मिक बल हैं, जैसे कि भूकंप हो गया, आकस्मिक बल की वजह से क्या होगा, भूकंप आएंगे, ज्वालामुखी आएंगे, कहीं कहीं भूस्खलन होता है, ठीक है। अब कहीं कहीं इन अंतर्जनित बलों की वजह से कहीं कहीं निर्माणकारी काम भी होते हैं, जैसे पटल विरूपण बल बोलते हैं। यानी पटल, यानी जो पटल है उसका विरूपण यानी कि नया रूपण हो जाना, ठीक है। वो क्या होगा, जैसे पर्वत निर्माणकारी, यानी पर्वत बन जाएंगे, कहीं कहीं क्या होंगे बच्चों, पर्वत बन जाते हैं। जैसे मैं बताता ना आपको, ये हिमालय का निर्माण कैसे हुआ वो आपको आगे पढ़ाएंगे। एक प्लेट ऐसे थी, इसके नीचे दूसरी प्लेट जो थी धस गई, तो धस जाएगी तो एक प्लेट ऐसे उठती चली गई, तो इससे क्या होगा बच्चों, निर्माणकारी बल होते हैं। ये इससे क्या होगा, पर्वतों का निर्माण होता है, जैसे हिमालय का निर्माण हुआ है, ठीक है। अब बहिर्जनित बलों में बात करें तो बहिर्जनित बलों में क्या होगा, अपर्दन और निक्षेपण। अपर्दन का नाम आपने सुना होगा। अपर्दन पानी की वजह से भी हो सकता है, हवा की वजह से भी हो सकता है ना। जब देखो हवा चलती है तो वो क्या करती है, रेत के जो छोटे छोटे कण होते हैं उनको क्या अपने साथ बहा के ले जाती है, उड़ा के ले जाती है, और दूसरी जगह पे क्या कर देती है बच्चों, इकट्ठा कर देती है। जो इकट्ठा करते हैं उसको क्या बोलते हैं बच्चों, निक्षेपण बोलते हैं। ये समझ में आया आपको। और अपर्दन जो हवा की वजह से भी हो सकता है और पानी की वजह से भी हो सकता है। जब बहता हुआ पानी होता है तो तेज गति में अपने साथ क्या है, मिट्टी, पत्थर, कंकड़ इनको ले जाएगा और दूसरी जगह पे जाके जहां पे ढाल कम होगा वहां पे क्या कर देता है बच्चों, इकट्ठा कर देता है। तो बहिर्जनित बल में क्या क्या आएंगे, अपर्दन और निक्षेपण, ये क्रियाएं। और अंतर्जनित बल में कौन कौन सी क्रियाएं आएंगी, भूकंप हो गया, ज्वालामुखी, भूस्खलन और पर्वत निर्माणकारी बल। अब देखो बच्चों, स्थल मंडलीय प्लेट, इसके बारे में पढ़ लो। भूपरपटी में अनेक बड़ी एवं कुछ छोटी, कठोर, असमान आकार की प्लेटें होती हैं जिन पर महाद्वीप और महासागर की सतह टिकी हुई है। ये तो मैं आपको बता ही दिया कि भूपरपटी में बहुत सारी छोटी बड़ी बहुत सारी प्लेटें हैं जिन पे क्या है, महाद्वीप और महासागर की सतह क्या है, हमारी टिकी हुई है, मैग्मा के ऊपर है ये प्लेटें। अब देखो बच्चों, यहां तक आपको समझ में आ गया, कोई डाउट नहीं है। यहाँ तक इस चैप्टर में हमने क्या पढ़ा है, हमने इस चैप्टर में ये पढ़ा है यहाँ तक कि स्थलमंडल है। स्थलमंडल कुछ बहुत सारी प्लेटों में विभाजित है, जिनमें बहुत सारी कुछ प्लेटें हैं। वो प्लेटें जो है मैग्मा के ऊपर तैरती रहती हैं, जिससे वो गति करती रहती हैं। और
इन प्लेटों की जो गति है उसके कारण पृथ्वी की सतह पर परिवर्तन होते हैं, जिनको दो भागों में बांटा गया है, अंतर्जनित बलों के कारण और बहिर्जनित बल। अंतर्जनित बल जो होते हैं वो पृथ्वी के अंदर उत्पन्न होते हैं, इसलिए इनको अंतर्जनित बल कहते हैं। और अंतर्जनित बलों के कारण जो गति उत्पन्न होती है वो आकस्मिक गति होती है, जिससे कि भूकंप और ज्वालामुखी जैसी जो क्रियाएं होती हैं। और बहिर्जनित बल में क्या आएगा, अपर्दन और निक्षेपण, जो कि पानी की वजह से हो सकता है, हवा की वजह से हो सकता है, ये हमने अभी पढ़ा है। ठीक है, अब आते हैं ज्वालामुखी। ज्वालामुखी जो है बच्चों, भूपर पट्टी पर खुला एक ऐसा छिद्र होता है जिससे पिघले हुए पदार्थ अचानक निकलते हैं। देखो बच्चों, ये ज्वालामुखी आपने ऐसा देखा होगा। देखो होता क्या है कि जैसे ये मेंटल है, इसका टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, यहाँ पे क्या है, मेंटल में लावा है, द्रवित मैग्मा है, लावा है। ठीक है, अब यहाँ से ये हमारी परत है, पतली वाली कौन सी परत है, परपटी, ये 35 किलोमीटर वाली परत है। ठीक है, जो कि कहाँ पे है, जो कि महाद्वीपीय भाग में तो इसकी चौड़ाई जो है, मोटाई जो है 35 किलोमीटर है, और महासागरों में कितनी है बच्चों, 5 किलोमीटर, लास्ट चैप्टर में पढ़े थे। तो ये क्या है, धीरे धीरे ये क्या है, इसकी वजह से ये क्या होगा, कुछ एरिया क्या होगा यहाँ पे जैसे कमजोर हो गया। ठीक है, बार बार यहाँ पे ये लावा ऊपर उठने की कोशिश कर रहा है, और ये एरिया अगर कमजोर हो गया तो इसको तोड़ के ये ऊपर की तरफ क्या होगा, मैग्मा बाहर आ जाएगा, इस परत को यहाँ से तोड़ देगा। ठीक है, और जैसे ये यहाँ से टूटेगी तो ऐसे करके ये ऊपर उठेगा, और यहाँ से कुछ कुछ ऐसे वेदिकाएं बना के ऐसे और ऐसे करके ये क्या करेगा, ऊपर से निकलेगा। और जो छिद्र होता है जहां से ये द्रवित मैग्मा निकलता है, यहाँ से राख, गैस, राख ये सब निकलते हैं, उस छिद्र को क्या बोलते हैं बच्चों, क्रेटर। क्या बोलते हैं बच्चों, क्रेटर। ज्वालामुखी के मुंह को क्या बोला जाता है बच्चों, क्रेटर, जिसमें से गैस, राख, लावा ये सब निकलता है। और जो ये इस तरह की जो ये क्या है, जो नालियां होती हैं जिनसे लावा निकलता है, इनको क्या बोलते हैं बच्चों, वेदिकाएं बोलते हैं। आई थिंक यानी का जो भी ये नाम है हम आगे पढ़ लेंगे, निकास बेंट्स। ठीक है, और ये हमारा लावा है। और जब ये लावा यहाँ आके इकट्ठा हो जाएगा तो आपको पता है ये कौन सी चट्टाने बनती है बच्चों, आग्नेय चट्टाने, ये हम लास्ट चैप्टर में पढ़े थे ना। ठीक, और इसको क्या बोलते हैं, जहाँ लावा इकट्ठा हो रहा है, मैग्मा कोस्ट। तो देखो, ज्वालामुखी भूपरपटी पर खुला एक ऐसा छिद्र होता है जिससे पिघले हुए पदार्थ अचानक बाहर निकलते हैं। ये आ गया, आपको समझ में आ गया, पिघले हुए पदार्थ बाहर निकलते हैं। पिघला हुआ पदार्थ क्या है, मैग्मा ही तो है, द्रवित लावा ही तो है। इसी प्रकार स्थलमंडलीय प्लेटों के गति करने पर पृथ्वी की सतह पर क्या होता है, कंपन होता है। यह कंपन पृथ्वी के चारों ओर गति कर सकता है। इस कंपन को क्या कहते हैं, भूकंप कहते हैं। तो आपसे कोई पूछे कि भूकंप क्या है, तो आप ये मतलब ना बिल्डिंग हिलने लग जाती है, ये भूकंप है, नहीं बच्चों। भूकंप की भी एक डेफिनेशन है कि जो स्थलमंडलीय प्लेटें होती हैं वो गति करती हैं, उनकी गति करने से, आपस में टकराने से क्या होता है कि पृथ्वी की सतह पर कंपन होता है। और ये जो कंपन है वो पृथ्वी के चारों तरफ गति करता है, सतह पर गति करता है, और इस कंपन को क्या कहते हैं बच्चों, भूकंप कहते हैं। भूपरपटी के नीचे वह स्थान, भूपरपटी के नीचे वह स्थान जहां कंपन आरंभ होता है वह होता है उद्गम केंद्र। तो आपसे यहाँ पे छोटी छोटी 3-4 डेफिनेशन है बच्चों, देखो ये आप याद रख लेना, ये आपको आगे तक काम आएंगे। कि वह स्थान, जैसे ये आप देख रहे हो भूपरपटी के नीचे, ये परपटी के नीचे है, भूपरपटी के नीचे वह स्थान जहां पे कंपन आरंभ होगा वह कहलाएगा उद्गम केंद्र। उद्गम मतलब जहां से निकलती है, नदियों का उद्गम होता है ना, हिमालय से निकल रही है, ऐसे उद्गम केंद्र मतलब है जहां से आपका भूकंप स्टार्ट हो रहा है। तो वह स्थान जहां भूकंप उत्पन्न होता है वह भूकंपी ऊर्जा का उद्गम केंद्र कहलाता है। यानी कि जहां पे ऊर्जा है, जहां से भूकंप हमारा निकलना स्टार्ट हो रहा है, जहां से किरणें, तरंगें निकलना स्टार्ट हो रही हैं, वह कहलाएगा आपका उद्गम केंद्र। अब उद्गम केंद्र के ठीक ऊपर यहाँ पे, जैसे आपका मान लो ये प्लेट है, इसके नीचे यहाँ पे उद्गम केंद्र हुआ, और इसके ऊपर ये परपटी है, इसके जस्ट ऊपर, सीधा जस्ट ऊपर, तो उद्गम केंद्र के भू सतह पर उसके निकटतम जो स्थान है उसको बोलते हैं अधिकेंद्र। यानी कि पृथ्वी की सतह पर जो उसका निकटतम स्थान होगा वह कहलाएगा अधिकेंद्र। तो ये आपको पता चला कि उद्गम केंद्र के सबसे निकटतम जो स्थान पृथ्वी की सतह पर होता है, आपसे क्वेश्चन में पूछ लेगा पेपर में कि उद्गम केंद्र के निकटतम स्थान जो पृथ्वी की सतह पर होता है वो क्या कहलाता है, तो कहलाएगा बच्चों अधिकेंद्र। तो अधिकेंद्र से फिर क्या होगा कि कंपन बाहर की ओर तरंगों के रूप में गमन करता है, और अधिकेंद्र से जो कंपन होगा वो बाहर की तरफ तरंगों के रूप में गमन करेगा। अधिकेंद्र के निकटतम भाग में सर्वाधिक हानि होती है, और अधिकेंद्र से दूरी बढ़ने के साथ भूकंप की तीव्रता धीरे धीरे कम होती जाती है। तो बच्चों आप ये याद रखना कि जो हमारा अधिकेंद्र है, ये तो हो गया उद्गम केंद्र जहां से तरंगें निकलना स्टार्ट हुई, या भूकंपी ऊर्जा का स्रोत बोल सकते हैं, ये हो गया वो उद्गम केंद्र। और प्लेट के इसके ऊपर, जब ये हमारी मान लो इतनी चौड़ी प्लेट है और इसके ऊपर यहाँ पे ये जो उद्गम केंद्र है उसके ऊपर यहाँ पर ये हो जाएगा आपका कौन सा, अधिकेंद्र। और अधिकेंद्र से ऐसे भूकंप चारों तरफ, चारों दिशाओं में फैलेगा। अब अधिकेंद्र के जो जितना पास होगा वहां पे नुकसान सबसे ज्यादा होगा। तो बोलते हैं ना कि इसका केंद्र यहाँ पे था, जैसे भूकंप आता है कभी नॉर्थ ईस्ट में आ गया या कहीं भी आता है, तो बोलते हैं ना कि इसका अधिकेंद्र यहाँ पे था। मतलब तो जो अधिकेंद्र होगा उसके पास में सबसे ज्यादा हानि होगी, और जिससे जितना दूर होते जाएंगे उसकी इंटेंसिटी, उसकी तीव्रता उतनी ही भूकंप की कम होती जाएगी। इस तरह से भूकंप की उत्पत्ति होती है। भूकंपी तरंगें सभी दिशाओं में बाहर की ओर बाहर निकलती हैं। अब देखो बच्चों,
भूकंपीय तरंगें तीन प्रकार की होती हैं, एक होती है पी तरंगें, एक होती है एस तरंगें, एक होती है एल तरंगें। इनके बारे में हम आगे वाले चैप्टर्स में ज्यादा पढ़ेंगे, लेकिन मैं आपको इतना बता देता हूं कि जो सबसे विनाशकारी तरंगें होती हैं वो होती हैं एल तरंगें। ये याद रखना, सबसे ज्यादा जो विनाश होता है ना, जो बिल्डिंगें गिरती हैं जिसकी वजह से जो सबसे ज्यादा नुकसान करती हैं, वो तरंगें होती हैं, कौन सी होती हैं बच्चों? एल तरंगें होती हैं। कौन सी तरंगें होती हैं बच्चों? एल तरंगें होती हैं। पी तरंगें और एस तरंगें उतना विनाशकारी नहीं होती हैं, ठीक है। ये प्राइमरी वेव है, ये सरफेस वेव है, ये इतनी नुकसानदायक नहीं होती। लेकिन जो एल तरंगें, ये आपसे पेपर में पूछ लेगा कि विनाशकारी तरंगें कौन सी है, तो आप बताओगे एल तरंगें, ठीक है। ये आप याद रख लेना, इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। बाकी इनको डिटेल में मैं आपको आगे वाले चैप्टर्स में पढ़ाऊंगा, ठीक है। आगे चलते हैं। देखो ये गुजरात में, आपको याद हो शायद 2001 में एक भूकंप आया था। हम जब बहुत छोटे छोटे थे, मैंने टीवी पढ़ा था। 2001 में बहुत 26 जनवरी के दिन आया था ये भूकंप, इसलिए याद है क्योंकि ये 26 जनवरी वाले दिन आया था। तो ये बहुत ज्यादा विनाशकारी भूकंप था। इसकी वजह से देखो इसकी तीव्रता कितनी थी? 6.9। अभी हम ये बताएंगे तीव्रता किससे मापी जाती है। तो यद्यपि भूकंप की भविष्यवाणी संभव नहीं है अभी तक। देखो बच्चों, भूकंप की हम भविष्यवाणी नहीं बता सकते। भूकंप के बारे में अभी भी साइंटिस्ट इतना आगे बढ़ चुके हैं, मंगल तक पहुंच गए, लेकिन भूकंप कब आनेगा, किस स्थान पे आएगा, अभी तक इसके बारे में कोई भविष्यवाणी नहीं कर सकता सटीक। लेकिन यदि हम पहले से तैयार हों तो इसके प्रभाव को निश्चित रूप से कम किया जा सकता है। आप इससे होने वाले नुकसान को जरूर कम कर सकते हो, लेकिन आप ये नहीं बता सकते कि भूकंप कहाँ आएगा, कब आएगा। अब लेकिन जैसे आपको मैं बताता हूँ, जापान है, जापान में बहुत ज्यादा भूकंप आते हैं। हर दिन भूकंप के झटके महसूस किए जाते हैं। हर साल अनुमानन 1600 करीब भूकंप आते हैं जापान में। लेकिन वहां पे इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी, इतनी अच्छी तरीके से वहां पे उन्होंने क्या कि अपने जीवन का हिस्सा मान लिया भूकंप को। तो उन्होंने अपने आप को इस तरह से व्यवस्थित कर लिया कि भूकंप आता भी है तो उनको उतना नुकसानदायक नहीं रहता, उनको उतना नुकसान नहीं होगा। लेकिन हमारे इंडिया में अगर एक भूकंप आ जाने दीजिए, यहाँ पे कोई अरेंजमेंट नहीं है, एक्चुअली व्यवस्था नहीं है, व्यवस्था की कमी है, आप ये कह सकते हो। अगर ये भूकंप आ जाता है तो यहाँ पे बस सारा सिस्टम गड़बड़ा जाता है। स्थानीय लोग कुछ सामान्य तरीकों से भूकंप की संभावना का अनुमान लगाते हैं, जैसे जानवरों के व्यवहार का अध्ययन, तालाब में मछलियों की उत्तेजना, सांपों को धरातल। लेकिन आप कुछ जो आपने गांव के लोगों को देखा होगा, गांव के लोग क्या है कि या स्थानीय लोग जो होते हैं कुछ तरीकों से पता लगा लेते हैं कि भूकंप आने वाला है। जैसे चूहे होंगे वो अपने बिल से बाहर आ जाएंगे, या फिर जानवर जो होंगे उनके व्यवहार में चेंज जाएगा, ठीक है। सांप जो होंगे वो धरातल पे आ जाएंगे, अपने अपने बिल से बाहर आ जाएंगे। तालाब में जो मछलियां हैं वो तड़फड़ाने लग जाएंगी। यानी उनको पहले ही पता चल जाता है, क्योंकि वो क्या है, तरंगों का अध्ययन कर लेते हैं। जैसे सांप है, सांप को बोलते हैं ना कि वो तरंगों को सुनता है, उन तरंगों के हिसाब से वो गति करता है। तो इनको क्या है कि सुनने सुनने नहीं कहते, सांपों के तो कान नहीं होते, लेकिन मतलब सांपों को एक तरीके से तरंगों का अनुमान हो जाता है एक तरह से, ठीक है। तो यही क्या है कि हमारे जो लोग हैं, स्थानीय लोग, वो पता लगाते हैं कि भूकंप आएगा। कैसे कैसे कि वो जानवरों के इनको देखते हैं व्यवहार को, कि जानवरों के व्यवहार में बदलाव हो रहा है, मतलब कुछ अनहोनी होने वाली है, ठीक है। देखो इसको पढ़ लेना आप। भुज में भूकंप के झटके, 26 जनवरी 2001 को यह भुज शहर में रेक्टर स्केल पर 6.9 की तीव्रता वाला भीषण भूकंप आया था। स्कूलों की इमारतें गिरने से कम इतने छात्रों एवं इतने शिक्षकों की मौत की आशंका। ये उस समय की खबर थी बच्चों। भुज की तबाही हुई थी, फोन लाइन, जल पाइप लाइन, विद्युत स्टेशन, संचार लाइन सभी अवरोधित हो गए थे। चारकोल एवं अंगीठियों के पलटने के कारण कई स्थानों पर आग लग गई थी। राष्ट्रपति ने आपातकालीन स्थिति की घोषणा की थी। भुज के भूकंप के 3 दिन बाद भी हर व्यक्ति तक भोजन, कंबल, दवाएं आदि ना पहुंचने के कारण हालत चिंताजनक। तो ये सब हमारे ये सब से क्या पता चलता है कि वहां पे कोई अरेंजमेंट ही नहीं है हमारे यहाँ। देखो अब ये पढ़ लो, भूकंप का जो मापन है बच्चों, वो एक यंत्र से किया जाता है जिसे कहते हैं भूकंप लेखी कहते हैं। यानी भूकंप का मापन जिस यंत्र से किया जाता है वो क्या कहलाता है बच्चों? भूकंप लेखी। क्या कहा जाता है उसको? भूकंप लेखी। भूकंप की तीव्रता किस पे मापी जाती है बच्चों? रिक्टर स्केल। ये आप याद रखना, भूकंप की जो तीव्रता है वो किस स्केल पे मापी जाती है? रिक्टर स्केल। जिस भूकंप की तीव्रता 2 अथवा उससे कम होती है उसका प्रभाव नहीं के बराबर होता है, और जिस भूकंप की तीव्रता 5 होती है वह वस्तुओं के गिरने से क्षति पहुंचा सकता है। यानी कि अगर 2 से कम है भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पे तो उसका इफेक्ट नहीं होगा, आपको हल्का सा झटका महसूस होगा और ज्यादा कुछ नहीं। लेकिन जिसकी तीव्रता 5 होगी, 5 तक होगी, वहां पे क्या होगा कि कोई अगर वस्तु गिर जाएगी तो उसकी वजह से नुकसान हो सकता है, अदरवाइज उतना भी नुकसान नहीं होगा। लेकिन जिस भूकंप की तीव्रता 6 या उससे अधिक होगी वह बहुत ज्यादा शक्तिशाली होगा, और जिसकी तीव्रता 7 और उससे अधिक होगी वह सर्वाधिक शक्तिशाली। यानी 7 से अगर ऊपर पहुंच गया तो मतलब बहुत ज्यादा डेंजरस है। जैसे यहाँ पे जो भुज वाला जो भूकंप है वो 6.9 का है, आप देख रहे हो, तो 6.9 मतलब 7 के नजदीक हो गया ये। इसलिए इस भूकंप की वजह से बहुत ज्यादा नुकसान हुआ था बिल्डिंगों को। अब बच्चों ये आप पढ़ लेना कि भूकंप से बचाव की तैयारी। तो भूकंप अगर आता है तो आप कैसे कैसे अपने आप को बचाव कर सकते हो। देखो
भूकंप को रोक नहीं सकते, भूकंप का पता नहीं चलता, लेकिन आप अपना बचाव कर सकते हो। कैसे? सुरक्षित स्थान, जैसे रसोई का काउंटर होता है या मेज के नीचे, वहां पे जाके या दीवार के अंदरूनी कोने में जाके आप छुप सकते हो। किससे दूर रहना है आपको? आग वाले स्थान पे। अगर कोई लाइट जल रही है, आग जल रही है, उसको बंद कर देना सबसे पहले, क्योंकि भूकंप आएगा, वो जली रह जाएगी और आग लग जाएगी। चिमनी के आसपास टूट सकने वाली जो खिड़की है, दर्पण है, तस्वीर फ्रेम है, इनसे आपको दूर रहना है। पहले से तैयार रहें, अपने दोस्तों एवं पारिवारिक सदस्यों के बीच जागरूकता फैलाएं एवं आपदा का सामना विश्वास से करें। यही है इससे बचाव का तरीका। अब देखते हैं बच्चों मुख्य स्थलाकृतियां। यहां तक आपको भूकंप के बारे में पता चला। अपक्षय एवं अपर्दन नामक दो प्रक्रमों द्वारा दृश्य भूमि लगातार विघटित होती जा रही है। ठीक है, एक होता है अपक्षय और एक होता है अपर्दन। इन दोनों की वजह से आपकी जो दृश्य भूमि है, मतलब जो हम देख सकते हैं अपनी तरफ, जो मृदा है, मिट्टी है, पहाड़, पर्वत, पठार, जमीन, जो भी हम देख सकते हैं वो दृश्य भूमि है। एक तरह से पृथ्वी की बात कर रहा है, वो क्या है, लगातार विघटित हो रही है, मतलब टूट रही है। पृथ्वी की सतह पर सेलों के टूटने से अपक्षय की क्रिया होती है। देखो, एक शब्द है अपक्षय। जो पृथ्वी की जो सतह है, ये जैसे पृथ्वी की सतह है, यहाँ पे सेलें पाई जाती हैं। ये सेलें जब टूटती हैं तो छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाती हैं, इसको बोला जाता है अपक्षय। तो क्या बोला जाता है बच्चों? इसको अपक्षय। तो यहां से अपक्षय की क्रिया होती है, जो पृथ्वी की सतह पर जो सेलें टूटती हैं, तो सेलों का टूटना क्या है? अपक्षय की क्रिया है। भूदृश्य पर जल, पवन एवं हिम जैसे विभिन्न घटकों के द्वारा होने वाले क्षय को अपर्दन कहते हैं। और जब ये टूटने की जो क्रिया पूरी हो जाती है, इसके बाद जो जल है आपका, जो पानी है या जो पवन है, यानी कि जो आपकी हवा है, और जो हिम यानी कि बर्फ है, ऐसे घटकों के द्वारा जब ये जो टूटी हुई चीज है, जब इसको जब बहा के ले जाते हैं अपने साथ, तो उसको क्या कहते हैं बच्चों? अपर्दन कहते हैं। उसी को क्या कहा जाता है बच्चों? अपर्दन। उसको क्या बोला जाता है बच्चों? अपर्दन। जब ये जल, पवन और हिम जैसे जो विभिन्न घटक हैं, जब ये अपने साथ ये क्या है, इसको बहा के ले जाएंगे, जो सेलों के टूटे हुए भाग है उसको बहा के ले जाएंगे, तो वो कहलाएगा अपर्दन। तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि अपक्षय और अपर्दन में क्या अंतर है। ठीक है बच्चों, कहीं कहीं मृदा अपर्दन भी होता है, कहीं कहीं जल अपर्दन भी होता है, हम जो पढ़ते हैं। तो वायु, जल आदि अपर्दित पदार्थ को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते हैं और फलस्वरूप एक स्थान पर क्या कर देते हैं बच्चों? निक्षेपित कर देते हैं। अपर्दन एवं निक्षेपण के ये प्रक्रम पृथ्वी के धरातल पर विभिन्न स्थलाकृतियों का क्या करते हैं बच्चों? निर्माण करते हैं। जैसे मैदानों का निर्माण कैसे हुआ है, आपको पता है ना? मैदान कैसे बने हैं, मेरे पिछले चैप्टर में, पिछली क्लास में आपको बताया था मैदानों का निर्माण कैसे हुआ है। जो हमारा उत्तरी गंगा का मैदान है, जो उत्तर का मैदान है, जिसमें गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान, गंगा का मैदान है, वो क्या हुआ है कि जब हिमालय से नदियां निकलती हैं तो अपने साथ क्या करती हैं? बहुत सारी चीजों को बहा के लाती हैं, मिट्टी, कंकड़, पत्थर। और जो ये नीचे वाला जो पोर्शन था, जो ये वाला पोर्शन था, उत्तर वाला पोर्शन था गंगा वाला, ये क्या था? नीचा था, ढलान था। तो जो नदियां बहती आई तो इस ढलान में आके बार बार उन्होंने क्या किया? निक्षेपित कर दिया इन चीजों को। तो ये जब बार बार निक्षेपित किया मृदा को और मिट्टी को, तो इससे क्या, ये उपजाऊ मैदान बन गया। तो इस तरह से क्या हुआ? किसका निर्माण हुआ बच्चों? मैदानों का। तो वही कह रहा है कि अपर्दन और निक्षेपण के ये प्रक्रम जो है वो पृथ्वी के धरातल पर विभिन्न स्थलाकृतियों का निर्माण करते हैं। और जब पहाड़ों का जो ऊपर का पोर्शन है वो धीरे धीरे कटता रहता है, तो जो ऊंचाई वाला पोर्शन है वो ऊपर से कट जाएगा। तो इस तरह से क्या, एक तरह से वो ढलान का पोर्शन जो ऐसे ऐसे था, इसकी चोटी कटती रहेगी, तो इस तरह से पठारों का भी निर्माण हो जाता है। तो इस तरह से बहुत सारी स्थलाकृतियों का क्या होता है बच्चों? निर्माण होता है। अब देखो नदी के कार्य। नदी के जल से दृश्य भूमि का अपर्दन होता है। जब नदी किसी खड़े ढाल वाले स्थान से अत्यधिक कठोर शैल या खड़े ढाल वाली घाटी में गिरती है तो यह जल प्रपात बनाती है। क्या बनाती है बच्चों? जल प्रपात। जैसे यहां से आप देख रहे हो ये नदी आ रही है और एकदम खड़े ढाल से ऐसे नीचे गिर रही है, तो ये क्या, झरना बना रही है। इसी को क्या बोलते हैं बच्चों? जल प्रपात। ठीक है, ये जल प्रपात बना। तो कठोर शैल जल की शक्ति द्वारा काटे गए मृदु शैल, ये मतलब जल की शक्ति से काटे गए ये शैल, ऐसे जल से काट दिए गए। तो ऐसे सीधा ऐसे आई, जैसे ये आप देख रहे हो नियाग्रा जल प्रपात, यहाँ से नदी आ रही है और सीधा ऐसे स्ट्रेट गिर रही है नीचे की तरफ, तो यही क्या बनाती है? जल प्रपात। नियाग्रा जल प्रपात, धुआंधार जल प्रपात, ये सब लेकिन नाम है इनके। देखो विश्व में हजारों छोटे छोटे जलप्रपात हैं। सबसे ऊंचा जलप्रपात जो है वो दक्षिण अमेरिका का वेनेजुएला का एंजल जलप्रपात है। तो बच्चों आपके लिए क्वेश्चन यहाँ तैयार हो गया कि सबसे ऊंचा जलप्रपात कहाँ पे है? तो आप कहोगे दक्षिण अमेरिका में। कहाँ पे बच्चों? दक्षिण अमेरिका में, साउथ अमेरिका में। और कहाँ पे है? वेनेजुएला में। कहाँ पे? वेनेजुएला में। उसका नाम क्या है बच्चों? एंजल। नाम क्या है? एंजल। और अन्य जो जलप्रपात है वो उत्तरी अमेरिका में कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका की सीमा पर स्थित नियाग्रा। दूसरा क्या है बच्चों? नियाग्रा। ये आप देख रहे हो, ये कहाँ पे है? कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका, यूएसए की सीमा पे। और अफ्रीका में जाम्बिया और जिम्बाब्वे की सीमा पर स्थित विक्टोरिया जलप्रपात। ये सब क्या है? जलप्रपात है जो विश्व में है। आप इनके बारे में जान सकते हो।
जब नदी जो है वो मैदानी, आपको जलप्रपात समझ में आ गया बच्चों। अब ये जो मैदानी जब यहाँ पे गिर रही है, उसके बाद ये कहाँ पे मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है, तो वह मोड़दार मार्ग पर बहने लगती है। कैसे बहने लगती है? मोड़दार मार्ग पे। देख रहे हो बच्चे, ऐसे मैदानी क्षेत्र में, इलाके में इसने प्रवेश किया और ऐसे अभी बहने लग गई, ठीक है, मोड़दार मार्ग पर। नदी के इन्हीं बड़े मोड़ों को क्या कहते हैं बच्चों? विसर्प कहते हैं। जैसे ऐसे नदी आपने देखा होगा स्ट्रेट नहीं जाती, ऐसे मोड़ बनाते 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 जाती है। तो ये जो मोड़ बन रहे हैं, इन्हीं को क्या बोला जाता है बच्चों? विसर्प। ये देख रहे हो आप, विसर्प बोलते हैं। इसके बाद विसर्पों के किनारों पर लगातार अपर्दन एवं निक्षेपण शुरू हो जाते हैं और विसर्प लूप के सिरे निकट आते जाते हैं, ठीक है। जैसे क्या होगा, यहाँ पे अपर्दन शुरू होता जाएगा, ऐसे होता जाएगा और ऐसे करके ये लास्ट में ऐसे मिल जाएगी ये, और नदी फिर ऐसे बहने लग जाएगी और ये भाग जो है कट के अलग हो जाएगा, ये भाग जो है कट के अलग हो जाएगा। आप देख रहे हो, ये किनारे कटते जाएंगे, फिर नदी सीधी ऐसे हो जाएगी और ये भाग कट के अलग हो जाएगा। तो यही बोला कि विसर्प लूप के सिरे निकट होते जाते हैं और समय के साथ विसर्प लूप नदी से कट जाते हैं और एक अलग झील बनाते हैं जिसे कहते हैं चाप झील। तो आपको समझ में आया चाप झील कैसे बनती है? जैसे एक नदी बह रही थी, ये आपने यहाँ पे देखा ना बच्चों, आपको समझ में आया? ये आपने देखा कि नदी बह रही थी, ठीक है। इस वाले पेन से बता देता हूँ आपको, इससे, ठीक है। देखिए, ये नदी ऐसे बह रही थी, ठीक है, ये नदी ऐसे बह रही थी, ऐसे करके जा रही थी यो, और लास्ट में क्या हुआ, यहाँ पे अपर्दन हुआ, ये एरिया कटने लगा, इसका भी ये कटने लगा, करते करते ये दोनों ऐसे मिल गए, ठीक है, और नदी फिर यहाँ बहने लग गई। तो ये जो पोर्शन है ये कट के क्या हो जाएगा? अलग हो जाएगा इस नदी से। नदी ने तो ये रास्ता ले लिया अब, तो ये जो कट के पोर्शन अलग हुआ है, इसी को बोला जाता है चाप झील। तो समय के साथ जो विसर्प लूप है वो नदी से कट जाते हैं और एक अलग झील बनाते हैं जिसे कहते हैं हम चाप झील। कभी कभी जो नदी है वो अपने तटों से बाहर बहने लगती है। फलस्वरूप क्या होता है, निकटवर्ती क्षेत्रों में बाढ़ आ जाती है। क्या आ जाती है बच्चों? बाढ़। बाढ़ के कारण नदी के तटों के निकटवर्ती क्षेत्रों में महीन मिट्टी एवं अन्य पदार्थों का निक्षेपण करती है। जब बाढ़ आती है बच्चों, देखो बाढ़ के नुकसान भी है और फायदे भी है बच्चों। बाढ़ आती है तो नो डाउट नुकसानदायक होती है, ठीक है, आसपास के क्षेत्र के लिए नुकसानदायक होती है। लेकिन बाढ़ के आने से होता क्या है कि जो उपजाऊ मिट्टी है वो वहां पे वो निक्षेपित करके चली जाती है नदी के किनारों पे, और बाद में उस मिट्टी का बहुत सारा उपयोग होता है। जैसे कि क्या, कुछ लोग बजरी के लिए या फिर बजरी के लिए भी काम करते हैं, जो घरों को बनाने में काम आती है, बालू मिट्टी। और कुछ लोग क्या करते हैं कि उस उपजाऊ मिट्टी में क्या करते हैं कि खेती बहुत अच्छी होती है, क्योंकि ये क्या है कि एक महीन दानेदार मिट्टी आती है और जो कि बहुत उपजाऊ होती है, और ये क्या पहाड़ी इलाकों से बहते हुए बहुत दूर से आती है। तो ऐसी मिट्टी एवं पदार्थों को अवसाद कहते हैं। ये तो आपको पता था, मैंने पिछली क्लास में पता था अवसाद क्या होते हैं। इससे क्या होता है, समतल उपजाऊ बाढ़कृत मैदान का निर्माण होता है। तो इससे होता क्या है बच्चों, किसका निर्माण हो जाता है? बाढ़कृत मैदान का। और नदी के उत्तट तटों को तटबंध कहते हैं। नदी के जो उठे हुए तट हैं उनको क्या कहते हैं बच्चों? तटबंध। समुद्र तक पहुंचते पहुंचते नदी का प्रवाह धीमा हो जाता है और नदी अनेक धाराओं में विभाजित हो जाती है। जब समुद्र तक नदी पहुंचेगी तो नदी का प्रवाह भी धीरे हो जाएगा और फिर ऐसे नदी क्या बहुत सारे धाराओं में क्या हो जाएगी बच्चों? विभाजित हो जाएगी। ये आप देख रहे हो, ये मेन नदी थी और ऐसे करके करके ये बहुत सारी धाराओं में क्या हो गई बच्चों? विभाजित हो गई, जिनको बोलते हैं वितरिका। तो इनको क्या बोलते हैं? ये बहुत सारी लाइंस जो बन गई है, बहुत सारे धाराएं बन गई, इनको बोला जाता है वितरिका। यहाँ नदी इतनी धीमी हो जाती है कि ये अपने साथ लाए गए मलबे का क्या करने लगती है बच्चों? निक्षेपण। यहाँ पे आप देख रहे हो ये क्या कर दिया, मलबे का अपने साथ जो भागे लाई है इसका निक्षेपण कर दिया, और प्रत्येक वितरिका अपने मुहाने का निर्माण करती है। और यहाँ पे क्या होगा बच्चों? मुहाना बन जाएगा, ठीक है। और सभी मुहानों के अवसादों के संग्रह से क्या होता है? डेल्टा का निर्माण होता है। तो इस तरह से ये पूरा का पूरा क्या बन गया बच्चों? डेल्टा, ठीक है। जैसे गंगा नदी पे कौन सा बनता है? सुंदरबन डेल्टा बनता है ना, गंगा ब्रह्मपुत्र का जो वहां पे बनता है, ब्रह्मपुत्र का बनता है एक तरह से सुंदरबन डेल्टा, इधर आपका बंगाल में, ठीक है। तो ये होता है आपका डेल्टा। तो डेल्टा क्या होता है आपको समझ में आया कि मुख्य नदी आ रही थी, विसर्प समझ में आ गया, चाप झील समझ में आ गया, विसर्प लूप समझ में आ गया, ये आपको समझ में आया। अब नदी बहते हुए जैसे ऐसे आ रही थी, ठीक है, बहते हुए आ रही है, लास्ट में उसका क्या होगा कि आपका इसका जो ढाल है वो कम होता जाएगा और इसका जो गति है, जो जितनी तेज बह रही थी वो धीरे धीरे बहेगी अब समुद्र के पास पहुंचते पहुंचते। उसके बाद क्या होगा कि ये बहुत सारे जब ढाल कम हो जाएगा तो अभी एक लाइन में नहीं बहेगी, ऐसे ऐसे समतल इलाके में बहुत सारी आपके नालियों में बहने लग जाएगी। इस तरह से बहुत सारे क्या करेगी, ये इसके छोटी छोटी नदियां बन जाएंगी, आप ऐसे कह दो, ये ऐसे पार्ट्स बना दिए ना, और ये क्या करेंगे फिर जाके समुद्र में गिर जाएंगे। अब ये बहुत सारी जब वितरकाओं में बहने लगी, इनको वितरकाएं बोलते हैं, ठीक है। वितरकाओं में क्या करते हैं, अपने अपने मुहाने पे क्या है उसका निक्षेपण कर देती हैं जो अपने साथ बहा के लाई थी, और उस निक्षेपण से क्या बनता है बच्चों? डेल्टा बनता है। तो आप कहोगे कि मुहानों पर जो अवसादों का संग्रह होता है, मुहाने पर जो अवसादों का संग्रह होता है उससे किसका निर्माण होता है? डेल्टा का। विश्व की कुछ नदियों के नाम ढूंढे जो डेल्टा का निर्माण करती हैं, तो ब्रह्मपुत्र ही बता देता हूं मैं आपको, ठीक है। अब देखो आपको समुद्री तरंग के कार्य,
समुद्री तरंग के अपर्दन एवं निक्षेपण तटीय स्थलाकृतियां बनाते हैं। अभी तक हमने नदी की बात की, अब हम बात करेंगे समुद्री तरंग, जो समुद्र में उठती हैं जो तरंग है, ठीक है। अब समुद्री तरंग जो होती हैं उनके अपर्दन एवं निक्षेपण तटीय स्थलाकृतियां बनाते हैं। समुद्री तरंगें लगातार सैलों से टकराते हुए, जैसे ये सैल है, मतलब ये सैल जो है वो समुद्र में, इससे जैसे समुद्री तरंगें लगातार टकराएंगी, जिससे क्या होगी, दरार विकसित हो जाएगी। क्या बना देती है बच्चों, दरार बनाती है। भाई पत्थर से आप लगा पानी अगर लगातार समुद्र में जैसे लहरें उठती हैं, लगातार पानी से पत्थर से टकराती हैं, तो पत्थर को काट देती हैं। समय के साथ ये बड़ी और चौड़ी हो जाएंगी। तो ये दरार जो होती है वो समय के साथ साथ क्या होगी बच्चों, चौड़ी हो जाएगी। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो, ये दरार पानी लगातार इससे टकरा रहा है और यहाँ पे दरार चौड़ी होती जाएगी। इसी दरार को क्या कहा जाता है, समुद्री गुफा कहते हैं। इन गुफाओं के बड़े होते जाने पर इनमें केवल छत ही बचती है, जिसे तटीय मेहराब बनते हैं। जैसे बाद में क्या होगा कि जब ये बड़ी होती जाएगी, इसमें केवल छत बचेगी, बाकी ये आर पार हो जाएगी। तो इसको क्या बोलते हैं बच्चों, तटीय मेहराब। इसको बोलते हैं तटीय मेहराब। लगातार अपर्दन छत को भी तोड़ देते हैं और केवल दीवार बचती है। दीवार जैसी इन आकृतियों को स्टैक कहते हैं। जैसे ये देख रहे हो आप, लास्ट में क्या होगी, छत भी टूट जाएगी और एक केवल दीवार खड़ी रह जाएगी। इसको क्या बोल देंगे बच्चों, स्टैक। समुद्री जल के लगभग ऊर्ध्वाधर उठे हुए ऊंचे सैलीय तटों को समुद्र भृगु कहते हैं, ठीक है। समुद्री जल के ऊपर, समुद्री जो जल है बच्चों उसके ऊपर लगातार ऊपर ऊर्ध्वाधर जो उठा हुआ ऊंचे सैलीय तट है, उनको क्या बोलते हैं बच्चों, समुद्री भृगु बोलते हैं। समुद्री तरंग किनारों पर अवसाद जमाकर समुद्री पुलिन का निर्माण करती हैं। और जो समुद्री तरंग है वो क्या करती है बच्चों, किनारों पे अवसाद को जमा करती है। आपने देखा ना लहरें कैसे, समुद्र की लहरें चलती हैं, वो अंदर से भी क्या सेडिमेंट्स को लाएंगी और कहां पे जमा कर देती है, किनारों पे। तो उनको अवसादों का जो जमा करना है उसको क्या बोलते हैं बच्चों, समुद्री पुलिन बोलते हैं, समुद्री पुलिन। ये देखो क्या है कि कुछ छोटे छोटे वर्ड शब्द हैं, ये आपके पेपर में पूछे जा सकते हैं, तो इनको आप याद रख लेना। जैसे समुद्री गुफा क्या हुआ, तटीय मेहराब क्या हुआ, स्टैक किसे कहते हैं, समुद्र भृगु किसे कहते हैं और समुद्री पुलन किसे कहते हैं। ठीक है बच्चों, मैं वही वाला पेन ले लेता हूँ, इसमें थोड़ा सा देखने में अब देखो हिमनद के कार्य। हिमनद तो आप जानते हैं, जो हिमानियां बहती हैं, जो कि हिमालय से बहती हैं। हिमनद नाम में ये हिमनद बर्फ की नदी। तो हिमनद अथवा जो हिमानी है वो बर्फ की नदियां होती हैं। हिमनद अपने नीचे की कठोर चट्टानों से गोलास्मी मिट्टी और पत्थरों को अपर्दित कर देती है। जो हिमनद होती हैं जब ये इससे बहते हुए आती हैं तो अपने नीचे की जो चट्टानें होती हैं उनसे क्या मिट्टी और पत्थरों को क्या अपर्दित कर देती हैं, बहा के ले जाती हैं और गोलास्मी मिट्टी एवं पत्थरों से भूदृश्य का अपर्दन करती हैं। हिमनद क्या करती है, गहरे गर्तों का निर्माण करते हैं और पर्वतीय क्षेत्र में बर्फ पिघलने से उन गर्तों में जल भर जाता है। देखो होगा क्या कि जैसे हिमनद बहता हुआ जाएगा, जो आपकी कठोर चट्टानें थी उनमें क्या होगा, उनसे भी क्या पत्थरों को तोड़ तोड़ के ले जाएगा, वो अपने साथ मिट्टी को ले जाएगा, तो वहां पे गड्ढे बन जाएंगे, गर्त बन जाएंगे। उन गर्तों में क्या होगा कि जब गर्मियों के क्षेत्र में, पर्वतीय क्षेत्रों में जब बर्फ पिघलेगी तो उन गर्तों में क्या भर जाएगा, जल भर जाएगा। और जब जल भर जाएगा तो बच्चों को किसका रूप ले लेगा, सुंदर झील का रूप ले लेगा। क्या बन जाएगा बच्चों, सुंदर झील। हिमनद के द्वारा लाए गए पदार्थ जैसे छोटे बड़े सैल, रेत, तलछट, मिट्टी निक्षेपित होते हैं और ये निक्षेप क्या है, हिमनद हिमोड़ का निर्माण करते हैं। और ये जो हिमनद के द्वारा जो बहा के लाए जाने वाले जो पदार्थ होते हैं, जैसे कि सैल हो गए, छोटे बड़े सैल मतलब पत्थर, रॉक्स, और रेत हो गया, तलछट हो गया, ये मिट्टी क्या निक्षेपित होती जाती है। और ये निक्षेप किसका निर्माण करते हैं बच्चों, हिमनद हिमोड़ का निर्माण करते हैं। अब पवन के कार्य देखो, तो ये आपने हिमनद से देख लिया, पानी से देख लिया, अब देखेंगे पवन से। तो बच्चों आपने कभी रेगिस्तान देखा है, राजस्थान के पश्चिमी राजस्थान में रेगिस्तान है बच्चों, ठीक है। जैसलमेर वाला इलाका, जो बीकानेर वाला इलाका आप घूमने जाइएगा, वो वाला इलाका जो है वहां पे रेगिस्तान है। जैसे इसको बोलते हैं रेगिस्तान, जो आप देखो रेती रेत, धरती धोरारी। तो अब देखो बालू टिब्बे के कुछ चित्र एकत्र करने का प्रयास कीजिए। ये बालू टिब्बे रेगिस्तान में पवन, अपर्दन एवं निक्षेपण का प्रमुख कारण है। अगर हम रेगिस्तान की बात करें तो अपर्दन और निक्षेपण का प्रमुख कारक कौन है, पवन। पवन की वजह से होता है, मतलब हवा की वजह से होता है। रेगिस्तान में आप छत्रक के आकार के सैल देख सकते हैं, जिन्हें सामान्यतः छत्रक सैल कहते हैं। रेगिस्तान में जो सैल हैं, जो चट्टानें हैं, वो किसके आकार की होती है, छत्रक के आकार की, तो इसलिए उनको क्या नाम दिया गया, छत्रक सैल। पवन सैल के ऊपरी भाग की अपेक्षा निचले भाग को आसानी से काटती है, इसलिए ऐसी सैल के आधार संकीर्ण एवं शीर्ष विस्तृत होते हैं। जब पवन चलती है ना, देखो ऐसे ऐसे करके सैल है, तो पवन जब चलेगी नीचे के पोर्शन को काटती जाएगी, वहां से रेत जल्दी से लेके जाएगी, वहां तेज चल रही है पवन, ठीक है। तो इसलिए क्या हुआ कि जो भी ये सेल है, इसका जो नीचे का इलाका, नीचे का जो पार्ट है, ये तो क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, ठीक है। जैसे मान लो कि आपका एक ऐसे यहाँ पर रेत था, यहाँ से इसको काटती हुई जाएगी, यहाँ से रेत उड़ा के ले जाएंगी पवन, यहाँ से भी रेत उड़ा के ले जाएंगे,
तो बाद में ये इस तरह का बचेगा, मतलब ऊपर तो चौड़ा बचेगा और नीचे पतला होता जाएगा इस तरह से, ठीक है, ऐसे हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से तो रेत का क्या हो जाएगा, कट जाएगा, रेत का अपर्दन हो जाएगा। तो इस तरह से क्या होता है कि ऐसी सेलों के जो आधार हैं वो तो संकीर्ण हो जाएंगे और शीर्ष क्या हो जाएंगे, चौड़े हो जाएंगे, विस्तृत। पवन चलने पर यह अपने साथ रेत को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाती है। जब पवन का बहाव रुकता है तो यह रेत गिरकर छोटी पहाड़ी बनाता है, इनको बोलते हैं बालू टिब्बा। तो ये पवन जो है वो रेत को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाएगी बहा के, और जब पवन रुक जाएगी तब ये रेत जो है गिर के छोटी पहाड़ी बना देगा, और उसी को क्या बोला जाता है बच्चों, बालू टिब्बा बोला जाता है। जब बालू कण महीन एवं हल्के होते हैं तो वायु उनको उठाकर अत्यधिक दूर ले जा सकती है। जब ये बालू कण विस्तृत क्षेत्र में निक्षेपित हो जाते हैं तो इसे लोएस कहते हैं। चीन में विशाल लोएस पाए जाते हैं। तो ये लोएस आप याद रखना कि जब बालू के जो कण है वो एक विस्तृत क्षेत्र में निक्षेपित हो जाते हैं, जो पवन जो है बालू के कणों को बहुत बड़े क्षेत्र में निक्षेपित कर देती है, तो उसको क्या बोला जाता है बच्चों, लोएस बोला जाता है। और ये लोएस कहाँ पाए जाते हैं, चीन में। अब कुछ क्वेश्चंस हैं, इनके आपको जवाब दीजिएगा, कुछ मैं आपके लिए भी छोड़ दूंगा। जैसे प्लेटें क्यों घूमती हैं, या आप बता सकते हो प्लेटें क्यों घूमती हैं, क्योंकि द्रवित मैग्मा में गति होती है, उसकी वजह से ये प्लेटें घूमती रहती है। बहिर्जनक एवं अंतर्जनित बल क्या है, आप बता सकते हो, जो बाहर पैदा होते हैं और अंतर पैदा होते हैं। जो अंतर्जनित बल हैं उनकी वजह से क्या भूकंप, ज्वालामुखी आते हैं। बहिर्जनित बल बता सकते हो, अपर्दन, ये सब। अपर्दन क्या है ये आप बता सकते हो, ठीक है। अभी तक हम अपर्दन ही तो पढ़ रहे हैं, अपर्दन क्या है बताओ। जो अपक्षय होता है, जो सेलें टूटती हैं, सेलों का टूटना कहलाता है अपक्षय, और उसको जब बहा के ले जाती हैं, जो आपका वायु हो गई या फिर पवन हो गई या फिर आपका जल हो गया, हिमनद हो गया, ये सब अपने साथ बहा के ले जाती हैं, वो क्या कहलाता है बच्चों, अपर्दन। बाढ़कृत मैदान का निर्माण कैसे होता है ये सब बता सकते हो आप। बालू टिब्बा क्या है, अभी जस्ट हमने पढ़ा है, बालू टिब्बा रेत की वजह से बनता है। समुद्री पुलिन का निर्माण कैसे होता है ये आप बता दोगे। समुद्री पुलिन, ठीक है, वही जो अवसाद जमा हो जाते हैं किनारों पे। चाप झील क्या है ये बताया था ना, खुर के आकृति के आकार के ऐसे कट जाते हैं जो विसर्प लूप, वहां पे पानी जमा हो जाता है, बस चाप झील। तो ये क्वेश्चंस मैंने आपको कराए। इनमें से कौन सी समुद्री तरंग की विशेषता नहीं है ये आपको बताना है। सैल, किनारा, समुद्री गुफा। समुद्री गुफा तो करती ही है, सैल नहीं है ना, किनारा तो है ही। हिमनद की निक्षेपण विशेषता है। तो ये सारे क्वेश्चंस आप करना, ठीक है, ये आपको सारे क्वेश्चंस करने हैं। चाप झील कहाँ पाई जाती है, नदी घाटियों में पाई जाती है, ये सब बताना है। छत्रक सैल कहाँ मिलती है आपकी, रेगिस्तान में। पृथ्वी की आकस्मिक गतियों के कारण कौन सी घटना होती है, ज्वालामुखी होता है। हिमनद की निक्षेपण विशेषता क्या है, ठीक है, हिमनद की निक्षेपण विशेषता क्या है। बाढ़कृत मैदान, पुलिन, या फिर आपका क्या है, हिमोड़, हिमोड़ हो जाएगा, ठीक। ये सब आपको मिलान करने, मिलान कर लेना। कारण बताइए, कुछ सैल छत्रक के आकार के होते हैं। क्यों होते हैं छत्रक के आकार, क्योंकि जो किनारे जो आपका जैसे मैंने बताया था ना, ये पहले ऐसे होता है रेत, लेकिन ये पोर्शन जो है रेत जो है वो यहाँ से जो पवन चलते हैं वो ये पोर्शन को काटती जाती हैं, तो बाद में क्या होगा कि ये इस तरह का बचता है, छत्रक के आकार का। मतलब ऐसे ऊपर बचेगा चौड़ा और नीचे पोर्शन क्या हो जाएगा, पतला हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से रेत को काट ले जाएंगे। बाढ़कृत मैदान उपजाऊ होते हैं, आपको पता ही है, क्योंकि यहाँ पे जो मिट्टी आती है वो बहुत उपजाऊ मिट्टी आती है। समुद्री गुफा स्टैक के रूप में परिवर्तित हो जाती है, क्यों, क्योंकि जो उसकी छत टूट जाती है पानी के बहाव से लगातार से, तो वो केवल एक स्टैक के रूप में बचती है। भूकंप के दौरान इमारतें गिरती हैं, कारण बताइए क्यों गिरती हैं, क्योंकि जो गतियां होती हैं वो इस तरह से होती हैं कि वो इमारतें जो है उसको झेल नहीं पाती, और जो स्थलमंडल की जो प्लेटों में जो गति होती है उसकी वजह से ये इमारतें गिर जाती हैं। तो ये सब आप पढ़ सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ये चैप्टर हो जाता है बच्चों खत्म, ठीक है। मैंने ये चैप्टर पूरा आपको फिनिश करा दिया है, ठीक, क्वेश्चन आंसर भी करा दिए। बाकी हम एक नया वीडियो तो बनाएंगे। अभी हमारा चैप्टर नंबर 4 है जो कि है वायु। तो इसमें हमें पढ़ना है वायुमंडल का संगठन, ये सब पढ़ना है, ठीक है। वायुमंडल की संरचना पढ़नी है, ये सारे हमें जितने भी मंडल्स हैं वो पढ़ने की, समताप मंडल कौन सा होता है, क्षोभ मंडल कौन सा होता है बच्चों, ये तो हमें पढ़ना ही है, ठीक है। उसके अलावा हमें इसमें पढ़ना है इस चैप्टर में वायु, वायुमंडल, समताप मंडल, तापमान, आपतन, ये सब, ठीक है। तो ये हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। तो मिलते हैं बच्चों अगले चैप्टर में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।